द्वितीय वर्ष संस्कृत में द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम प्राचीन भारत में प्रचलित वर्ण व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, वर्ण शब्द का अर्थ व्री या वरि धातु से निष्पन्न होता है। वर्ण शब्द का अर्थ होता है वर्ण अर्थात चयन करना, चुनाव करना। चुनाव किसका? अर्थात मनुष्य की व्यक्तिगत रुचि एवं उसकी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार वह अपने कर्म का, अपने व्यवसाय का चयन करता है। तो यहाँ वर्ण शब्द का अर्थ वर्ण अर्थात चयन से है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत हैं, जिसमें पहला है कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति। मनुष्य अपने कर्म क्षेत्र में अपनी रुचि के अनुसार वह कार्य का चयन करता था। तो इस प्रकार अपने कर्म क्षेत्र के चयन से क्रमशः 4 वर्ण बन गए। जो व्यक्ति अध्ययन एवं अध्यापन में रुचि रखते थे, पढ़ने और पढ़ाने में जिनकी इच्छा अधिक थी, वह वर्ग ब्राह्मण कहलाया। जो मनुष्य वीरतापूर्ण कार्यों में रुचि रखते थे, रक्षा का कार्य करने में जिनकी इच्छा थी, वह वर्ग क्षत्रिय वर्ण कहलाया। एवं इसी प्रकार वे मनुष्य जो कृषि, पशुपालन, वाणिज्य अर्थात आर्थिक कार्य में अधिक रुचि रखते थे, ऐसे वर्ग को वैश्य कहा गया। एवं वह वर्ग जिसकी सेवा कार्य करने में रुचि थी, वह शूद्र कहलाया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जो पहला सिद्धांत है वह कार्य के आधार पर है, अर्थात प्राचीन भारत में मूलतः वर्ण व्यवस्था का विकास कर्म के आधार पर हुआ। यहाँ एक बिंदु उल्लेखनीय है कि वर्तमान भारतीय समाज में प्रचलित जो जाति व्यवस्था है वह जन्म के आधार पर है, जबकि ऋग्वैदिक कालीन मूलतः वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर विकसित हुई थी। दूसरा सिद्धांत देवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष का प्रतीकात्मक वर्णन है। इसमें कुछ संकेत दिए गए हैं। उस विराट पुरुष के शरीर के अंगों से वर्णों की उत्पत्ति कही गई है। जैसे मुख, उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, अर्थात मुंह से शिक्षा का कार्य, अध्यापन का कार्य किया जाता था, इसलिए ब्राह्मण वर्ग की उत्पत्ति मुख से कही गई है। द्वितीय बाहु अर्थात भुजा। मनुष्य की भुजा शस्त्र धारण करने का कार्य करती है, रक्षा करने का कार्य करती है, अतः बाहु से क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति कही गई। उरु जंगा से वैश्य की उत्पत्ति कही गई, अर्थात जो शरीर को धारण करता है, मध्य भाग जो आर्थिक आधार हैं, और अंतिम पैर अर्थात जो गति करता है, जो शरीर को गति प्रदान करता है, सेवा कार्य करता है, वह शूद्र पैर से उत्पत्ति का कहा गया है। तो यहाँ पर देवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतीकात्मक हैं। इस प्रकार 2 सिद्धांत मुख्य हैं। गीता में भी कर्म के आधार पर एक श्लोक आता है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, अर्थात 4 वर्णों की मेरे द्वारा उत्पत्ति की गई है, जिसमें उत्पत्ति के 2 आधार कहे गए हैं, गुण कर्म, अर्थात मनुष्य में जो गुण और जो वो कर्म करता है उसके आधार पर 4 वर्ण विकसित हुए हैं। तो इसमें जो प्रथम सिद्धांत है कर्म के आधार पर, वह मुख्य था।
वर्ण व्यवस्था में चारों वर्णों के विभाजन के प्रेरक तत्व अर्थात उस समय व्यक्तिगत और सामाजिक, व्यष्टि और समष्टि के रूप में दो बिंदुओं को ध्यान में रख कर के तत्कालीन समाजशास्त्रियों ने चार वर्णों का विभाजन किया। पहला है सामाजिक आवश्यकता। एक समाज को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ने के लिए ज्ञान, शक्ति, धन अर्थात अर्थ एवं सेवा अर्थात सहायक कार्यों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इन चार कार्यों के आधार पर चार वर्णों का विभाजन किया गया। दूसरा है व्यक्तिगत रुचि एवं व्यक्तिगत क्षमता। मनुष्य की व्यक्तिगत रुचि और उसकी व्यक्तिगत क्षमता, शारीरिक मानसिक क्षमता के आधार पर वह जो कार्य का चयन करता है उसके आधार पर चार वर्णों को बांटा गया था। तो यहाँ पर व्यक्तिगत भी है और समष्टिगत भी है, अर्थात जब चारों वर्ण मिलकर के ही कोई कार्य करेंगे तभी एक तंत्र, एक शरीर, एक वाहन चल पाएगा। संक्षेप में चारों वर्णों के कर्तव्य इस प्रकार हैं। पहला वर्ण ब्राह्मण, इसका मुख्य कार्य अध्ययन, अध्यापन कराना, यज्ञ करना एवं करवाना और दान लेना एवं दान देना स्वीकार किया गया था। क्षत्रिय वर्ग का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा करना, अध्ययन करना, दान देना माना गया था। वैश्य वर्ग का मुख्य कार्य या मुख्य कर्तव्य पशुपालन करना, कृषि कार्य करना, वाणिज्य अर्थात व्यापार व्यवसाय करना, दान अध्ययन करना एवं कुसीद वृत्ति अर्थात ब्याज पर धन को देना एवं शूद्र वर्ग का कार्य सेवा का कार्य माना गया था। इन चारों वर्णों के आधार को हम यदि दार्शनिक दृष्टि से देखें तो प्राचीन भारत में जो वर्ण व्यवस्था विकसित हुई थी वह वर्तमान के जन्मगत आधार से बिल्कुल भिन्न थी। यदि हम एक मंत्र पढ़ें ऋग्वेद का जिसमें यह उल्लेख आता है कि मैं कविता लिखता हूँ, मेरी पत्नी गेहूँ या अनाज पीसती हैं एवं मेरा पुत्र चिकित्सा का कार्य करता है एवं हम विभिन्न व्यवसाय करके अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था जो विकसित हुई थी वह मूलतः विभिन्न कार्यों के आधार पर विकसित हुई थी, परंतु बाद में यह वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे जाति के आधार पर परिवर्तित हो गई, अर्थात व्यक्ति भले ही कार्य कोई दूसरा करे पर उसका वर्ण वही रहता था। तब इसमें अनेक बुराइयां या विकार आ गए थे। वर्तमान में जो हम जाति व्यवस्था देखते हैं वह वर्ण व्यवस्था नहीं है। कारण इसका यह है कि वर्ण केवल चार ही थे जबकि जातियां अनंत हैं। वर्ण का आधार व्यक्ति जो कार्य करता था वह होता था। यदि कोई व्यक्ति सेवा का कार्य कर रहा है तो वह शूद्र कहलाएगा, पर यदि वही व्यक्ति रक्षा का कार्य करने लग जाए, युद्ध में रुचि लेने लग जाए तो वह क्षत्रिय बन जाता था। परंतु जातियों में यह स्वतंत्रता नहीं है, कार्य परिवर्तन की स्वतंत्रता नहीं है। जाति में व्यक्ति की जाति का आधार उसका जन्म होता है, उसमें जाति में परिवर्तन संभव नहीं है, परंतु वर्ण में परिवर्तन संभव था। इस प्रकार प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था जो प्रारंभ में जन्म के आधार पर विकसित हुई वही कालांतर में धीरे धीरे जन्म के आधार पर हो गई एवं धीरे धीरे विभिन्न वर्णों के आपसी विवाह एवं विदेशी जातियों के आगमन एवं समाज में अनेक आर्थिक गतिविधियों के संचालित होने से जो व्यवसाय में संलग्न जो वर्ग था वह धीरे धीरे एक नई जाति उपजाति के रूप में परिवर्तित होते होते अनेक जातियों में विभाजित हो गया। धन्यवाद।